हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। आज हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तीसरी क्लास है। हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं, है ना। और पहली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। दूसरी क्लास में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग और उसका इवोल्यूशन का मतलब कि विकास कैसे हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ, दूसरी क्लास में हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस, जिसका सिलेबस क्या है 10 यूनिट में बटा हुआ है, डिवाइडेड है ना। और यूनिट 9 जो है वो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो आज हमारी तीसरी क्लास है, लेकिन 2 मिनट में हम जो है पहले जो हमने इससे पहले क्लास करी थी ना दूसरी, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप सब क्या करेंगे, आप जब भी इस क्लास को देखेंगे आप ना कमेंट में लिखना जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, पॉज करना, कमेंट में लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप बताएंगे कि द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक किसने लिखी थी? चेस्टर बर्नार्ड, है ना। आई होप कि आप सबके मन में तुरंत आया होगा अगर आपने लर्न किया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक किसने लिखी थी? चेस्टर बर्नार्ड ने लिखी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताइए, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन को। राइट, बिल्कुल राइट। ठीक है, वुडरो विल्सन को कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि वुडरो विल्सन का एस्से का नाम क्या था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, तीसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? फ्रैंक जे गुडनाउ। बहुत अच्छा। ठीक है, कमेंट में लिखना आप सब, मैं देखूंगी। अच्छा, तीसरा एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका विकास कैसे हुआ था? 5 स्टेजेस में हुआ था। ठीक है, तो आपने लर्न कर लिया होगा कि 5 स्टेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी थी? नंबर 1, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। टाइम पीरियड क्या था? 1887 से 1926। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी स्टेज कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937। तीसरी स्टेज कौन सी थी? एरा ऑफ चैलेंजेस 1938 से 1947। अच्छा, चौथी स्टेज कौन सी थी? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, 1948 से 1970। और पांचवी स्टेज कौन सी थी? पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, 1971 से अब तक जारी है जो। ठीक है, तो ये सब आपने लर्न कर लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो क्लास में कवर होगा वो टॉपिक है आपके, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए आज जो हमारा मेन टॉपिक है ना, ये अपने आप में एकदम पूरा का पूरा जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो उसको कवर करता है। ठीक है, क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड थ्योरीज। ठीक है, तो आपकी यूनिट 9 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी थिंकर्स हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हैं, ठीक है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड थ्योरीज। तो सबसे पहले जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है, किसने दी है, ये आज की क्लास में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, फिर हम MP फॉलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चेस्टर बर्नार्ड के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे कर कर हम अपना पूरा यूनिट, पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, आप जैसे ये क्लास कर रहे हैं ना, ये काम करना, जो मैंने आपकी फर्स्ट डे क्लास ली थी सिलेबस वाली, ठीक है, आप ना सिलेबस देखना बार बार, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसको ना टिक करना, टिक लगा देना कि अच्छा ये टॉपिक हमारा हो गया, हमने इनके बारे में जान लिया। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, पढ़ने के बाद टिक लगा देना, मीनिंग और इवोल्यूशन देख चुके हैं, टिक लगा दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ हम सिलेबस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए
सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। अभी हमने देखा कि हमें बहुत सारी थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कवर करना है, लेकिन आखिर ये थ्योरी है क्या, है ना, किस चीज़ के बारे में है ये थ्योरी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन संगठन, कि आखिर संगठन क्या होता है, ठीक है। तो आप ये जानिए। देखिए संगठन क्या होता है, निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह संगठन है, ठीक है। निश्चित उद्देश्य के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बनाते हैं तो उसका कोई गोल होगा, एक निश्चित उद्देश्य होगा, ठीक है। और किससे मिलकर बनेगा संगठन आपका, व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनेगा, है ना, व्यक्ति तो मिलकर बनाते हैं। तो निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह संगठन है, ठीक है। अच्छा, क्यों हम बात कर रहे हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन की, ये अभी आपको आगे जाकर पता चलेगा, ठीक है, जब आप लिंक करेंगे। देखिए, तो संगठन के सिद्धांतों को दो समूहों में बांटा जा सकता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके सिद्धांतों को, जो भी इसकी थ्योरी हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उसको दो समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है आपका सार्वभौमिक सिद्धांत और नंबर 2 है आपका पारिस्थितिक सिद्धांत, ठीक है। तो हमने जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सार्वभौमिक सिद्धांत और पारिस्थितिक सिद्धांत। तो सार्वभौमिक सिद्धांत में क्या आता है आपका, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हम आज ही देखने वाले हैं, ठीक है। ये किस में आएगी आपकी, सार्वभौमिक सिद्धांत में आएगी। दूसरा आपका जो क्लासिकल थ्योरी है सार्वभौमिक सिद्धांत में आएगी, ठीक है। और देखिए पारिस्थितिक सिद्धांत में क्या आएगा, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आएगी, बिहेवियरल थ्योरी, ये आपका पारिस्थितिक सिद्धांत में आएगा, ठीक है। अच्छा, आखिर ये सिद्धांत क्या है, देखिए जो आपका सार्वभौमिक सिद्धांत है ना, इसका मानना है कि इसके जितने भी सिद्धांत हैं वो सब जगह लागू होते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, आप उस चीज़ को हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो आपका पारिस्थितिक सिद्धांत है, ठीक है, जैसे कि इसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, तो ये मानव व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात करती है। जो आपकी पारिस्थितिक सिद्धांत है ना, ये मानव व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात करती है, तभी तो इसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, ठीक है। जो आपकी इधर की साइड होगी सार्वभौमिक सिद्धांत में, वो टेक्निकल चीज़ों की ज़्यादा बात करेगी, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, अभी हम आगे जितनी भी थ्योरी करेंगे ना, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हो, वो सब की सब आपकी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती है, एक संगठन के मैनेजमेंट के बारे में बात करती हैं कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था, आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था टेलर ने, FW टेलर, आप सिर्फ टेलर याद रखिए, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर ने दिया था, ठीक है। अच्छा, जो आपके टेलर हैं, टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, टेलर, ठीक है। तो द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय लुई ब्रांडीज, ठीक है। तो लुई ब्रांडीज ने 1910 में आपका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म है ना, इसको कॉइन्ड किया था, ठीक है। इन्होंने ही पहली बार इसका यूज़ किया था, लुई ब्रांडीज ने साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म का यूज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये टेलर है ना, टेलर की ये बुक्स हैं, ठीक है। आपको ये जो बुक्स हैं इसको इसी ऑर्डर में याद करना है, ठीक है, एक के बाद एक इसी ऑर्डर में याद करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो आपको ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। बुक दी होंगी लेकिन आगे पीछे, इसीलिए आपको जो इनका पब्लिश ईयर है वो याद करना ज़रूरी है, ठीक है। चारों बुक आप याद कर लेना। देखिए, जो टेलर की बुक है, सबसे पहली बुक कौन सी है, ए पीस रेट सिस्टम, ए पीस रेट सिस्टम, जो कि आपकी 1895 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। दूसरी है सोप मैनेजमेंट, जो कि आपकी 1903 में पब्लिश हुई थी। तीसरी है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, जो कि आपकी 1906 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। चौथी बुक है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि आपकी 1911 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसी ऑर्डर में आप इसको याद कर लेना। तो ये टेलर की बुक्स हैं। चलिए, देखिए
हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। तो उसकी बेसिक थीम क्या है? आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किस बारे में बात करती है, ठीक है। तो देखिए, टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है। प्रबंधन, मैनेजमेंट, टेलर क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक ट्रू साइंस है, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस की तरह है। प्रबंधन सच्चा विज्ञान है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है और हर प्रकार के संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेलर जो हैं, टेलर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो टेलर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक ट्रू साइंस है। ट्रू साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे कि अगर साइंस का कोई लॉ है वो आपका हर जगह अप्लाई होता है ना, है ना। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि जैसे साइंस का जो लॉ है, रूल है, वो हर जगह अप्लाई होता है, वैसे ही आप मैनेजमेंट का जो भी रूल्स हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, आप उसको हर प्रकार के संगठन में अप्लाई कर सकते हो, लागू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेलर ने मैनेजमेंट को एक ट्रू साइंस बताया है, ठीक है। देखिए दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंधन टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका, क्योंकि टेलर ने दिया है ना इसको, तो टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए, टेलर के साथ एक घटना घटी थी, ठीक है। क्या? टेलर का प्रयोगों के दौरान सामना काम चोरी की परिघटना से हुआ, ठीक है। काम चोरी की परिघटना से हुआ जिसमें मजदूर की प्रवृत्ति उत्पादन को बाधित करने की होती है, ठीक है। तो व्यक्ति के अंदर जो काम चोरी की भावना होती है, टेलर ने देखा एक संगठन में वो काम कर रहे थे कि व्यक्ति के अंदर तो काम चोरी की भावना है, तो ये तो उत्पादन को जो है घटा देगी, बाधित कर देगी, है ना। तो टेलर ने क्या काम किया? टेलर कुशलता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके काम चोरी को कम करता है। तो टेलर ने किस चीज़ का यूज़ किया? वैज्ञानिक तकनीक, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। और किस लिए यूज़ किया? ताकि ये जो कामचोरी की भावना है ये कम हो जाए और हमारा उत्पादन क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है। तो टेलर ना मेनली यही बोलते हैं कि मतलब टेक्निकल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो आपके टेलर है ना, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर थे तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा मशीनी बातें करेंगे, ठीक है, टेक्निकल बातें ज़्यादा करेंगे ये, है ना। तो देखिए, तो इतना समझ में आया? ये बेसिक थीम है कि व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यही है कि ये तकनीकी ढंग से चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, ठीक है। देखिए, अच्छा, मेंटल रेवोल्यूशन, हमारे जो टेलर हैं, टेलर ने एक टर्म का यूज़ किया था, मेंटल रेवोल्यूशन, बौद्धिक क्रांति। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि मेंटल रेवोल्यूशन जो टर्म है ये कौन से थिंकर से रिलेटेड है? टेलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आखिर मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं टेलर? मजदूर और प्रबंधक की ओर से बौद्धिक क्रांति इस चेतना की मांग करती है कि उनके पारस्परिक हित असंगत नहीं है और दोनों सहयोग से ही उन्नति कर सकते हैं, ठीक है, ना कि टकराव से। यही वैज्ञानिक प्रबंधन का सार है। तो यहाँ पर टेलर ये कहना चाह रहे हैं, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ें होंगी, एक तो मजदूर होंगे, ठीक है, काम करने वाले, एक कौन होगा? एक उनका बॉस होगा, प्रबंधक होगा, है ना, बॉस होगा उनका। तो ये दोनों होंगे। तो टेलर ये बोल रहे हैं कि जो मजदूर और प्रबंधक है, बॉस है, ठीक है, मालिक और नौकर एक तरीके से बोल सकते हो, मजदूर और मालिक बोल सकते हो, ठीक है। तो मजदूर और मालिक जो है, ये इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना है, क्या बनना है? मित्र बनना है। एक दूसरे के सहयोग से ही ये दोनों आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब मजदूर अच्छा काम करेगा, मेहनत करेगा, तो किसको फ़ायदा होगा? जो कंपनी का मालिक है, संगठन का मालिक है, तभी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब मजदूर अच्छा काम करेगा तो वापस से जो मालिक है मजदूर को सैलरी भी तो अच्छी देगा ना, फिर जब उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो टेलर यही कहना चाह रहे हैं कि मजदूर, देखिए हम मेंटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, देखिए, तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहना चाहता है?
तो टेलर ने कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन की बात की थी। कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि मजदूर और प्रबंधक की ओर से बौद्धिक क्रांति इस चेतना की मांग करती है कि उनके पारस्परिक हित असंगत नहीं हैं, ठीक है, विपरीत नहीं है, दोनों सहयोग से ही उन्नति कर सकते हैं, न कि टकराव से। यही वैज्ञानिक प्रबंधन का सार है। देखिए, टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों की अधिकतम समृद्धि और साथ ही मालिकों की तो समृद्धि होगी ही होगी, ठीक है, साथ ही हर कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना होना चाहिए। प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मालिक और कर्मचारी दोनों की अधिकतम समृद्धि हो, ठीक है, दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, अधिकतम लाभ हो, तो ये होना चाहिए। तो मेंटल रेवोल्यूशन वर्ड किससे रिलेटेड है? टर्म टेलर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखिए, ये टर्म क्वेश्चन में मतलब पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्या? फंक्शनल फोरमैनशिप जो ये टर्म है ना, ये किससे रिलेटेड है, इतना ही पूछा जाता है। मैचिंग द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें पूछ लेगा कि फंक्शनल फोरमैनशिप कौन से थिंकर से रिलेटेड है, तो ये टेलर ने दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप जो टर्म है ये टेलर दिए थे। अच्छा, टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप के इस सिद्धांत में क्या बताया था आखिर, ठीक है। तो टेलर एडवोकेटेड that workers must be supervised by 8 functional foremen। तो टेलर ने यहाँ पर ये कहा कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स को कौन सुपरवाइज करेगा? 8 फंक्शनल फोरमैन। एक तरीके से मान लीजिए कि इनके कोई 8 जो है बॉस टाइप में होंगे, ठीक है। जो वर्कर्स हैं इनको कौन सुपरवाइज करेगा? 8 फंक्शनल फोरमैन इनको सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो 8 फंक्शनल फोरमैन होंगे, ठीक है, ये जो 8 फंक्शनल फोरमैन होंगे, इनमें से जो 4 होंगे ना, 4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। तो जो 4 होंगे वो प्लानिंग का काम करेंगे, ठीक है, प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो अदर 4 होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए? एग्जीक्यूशन, यानी कि जो प्लान किया है उसका कार्यान्वयन, उसको लागू करने के लिए जो अदर 4 हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या कहता है टेलर? 8 फंक्शनल फोरमैन होंगे, ठीक है, 8 मतलब अधिकारी होंगे बड़े लेवल के, जिनमें से 4 क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, और अदर 4 क्या करेंगे? उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, उसको लागू करेंगे, ठीक है। चलिए और अच्छे से देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, तो ये आपके 8 फंक्शनल फोरमैन हैं। बेसिकली 8 फंक्शनल फोरमैन है कौन? ये फैक्ट्री मैनेजर हैं, ठीक है, मैनेजर होते हैं ना, तो ये 8 आपके फैक्ट्री मैनेजर हैं, जिसको 2 उसमें बांट दिया है टेलर ने, ठीक है। 4 तो आपके प्लानिंग ऑफिसर हैं और 4 कौन हैं? आपके प्रोडक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है। ये याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि प्लानिंग ऑफिसर में कौन आता है और प्रोडक्शन ऑफिसर में कौन आता है, तो ये नाम आपको ना याद होने चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग ऑफिसर में कौन आएगा? रूट क्लर्क, रूट क्लर्क आपका प्लानिंग ऑफिसर में आता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्लानिंग ऑफिसर, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये आपके प्लानिंग ऑफिसर में आते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफिसर में कौन आएगा? स्पीड बॉस, ठीक है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। इनके अंदर मत घुसना कि ये होता क्या है आखिर, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इतना देख लो कि अच्छा ये प्लानिंग ऑफिसर में आते हैं और ये प्रोडक्शन ऑफिसर में आते हैं। क्वेश्चन यहीं से आएगा, एकदम टर्म पूछते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है किसने दिया था? ये सिद्धांत टेलर ने दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? टेलर ने दी थी। टेलर की बुक के नाम बताइए, कब कब पब्लिश हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो कहानी पढ़ने से कोई फ़ायदा तो फिर है नहीं, है ना। इसीलिए मैंने एकदम टू द पॉइंट जो भी एग्जाम से मोस्ट रिलीवेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कहानी पर बल नहीं दिया है, ठीक है। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये अभी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टेलर जो है, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, ठीक है। टेलर ने 4 प्रिंसिपल क्या दिए थे? साइंस यानी कि विज्ञान पर ज़्यादा बल देना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पर बल देना है, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन को बेटर बनाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग पर बल देंगे, मजदूरों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन अभी आपने देखा था ना मेंटल रेवोल्यूशन में कि सहयोग होना चाहिए, मजदूर और मालिक के बीच क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क होगा, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? टेलर ने दिए थे।
क्या सब है? साइंस, ट्रेनिंग, कोऑपरेशन, डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, एकदम टिप्स पर याद कर लेना। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं ये टेलर के फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर जो टेलर ने थ्योरी दी है ना, ये इसका सपोर्ट करते हैं कि यस ये थ्योरी सही है। ठीक है, हर प्रकार के संगठन पर ये लागू होती है। तो टेलर के फॉलोवर्स जो हैं ये टेलर को सपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना टर्म पूछ ली जाएगी, जैसे कि हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री, ये टर्म किसने दी है? ठीक है, तो हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री जो ये टर्म है, ये जो टेलर का फॉलोवर था ये एच.एल. गैंट, तो एच.एल. गैंट से संबंधित है हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा गिलबर्थ ने एक टर्म का यूज़ किया है फ्लो प्रोसेस ऑफ चार्ट। तो फ्लो प्रोसेस ऑफ चार्ट जो है ये गिलबर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, बस याद कर लेना। अच्छा गिलबर्थ ने कौन सा टर्म का यूज़ किया? फ्लो प्रोसेस ऑफ चार्ट। एच इमर्सन ने कौन सा टर्म दिया है? 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी। तो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी का किसने यूज़ किया था? एच इमर्सन ने यूज़ किया था ना। ठीक है, तो आप इनको लर्न कर लेना। मैं फिर से आपको बता दूं कि प्लीज़ नोट्स बना लेना, साथ में बहुत हेल्प आपको करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो मतलब वीडियो मैं बना रही हूँ, क्लास आपकी ले रही हूँ ना, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप चीज़ों को भूलें ना। तो उसको अटैम्प्ट करिए और कमेंट में लिखिए। ठीक है, उसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखिए, उससे मुझे पता चलेगा कि कौन क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।